स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। असलम, तुम पर अल्लाह की खूब मेहरत है। बीवी बच्चे हैं, अच्छा खासा काम कर लेते हो। आखिर तुम्हारी ऐसी क्या मनोकामना है जो अब तक मुकम्मल नहीं हुई, और उस मनोकामना को पूरी करने के लिए तुम्हें जिन चाहिए। असलम मौलाना हजरत की बात मानने को तैयार नहीं था। वो एक बात पर बिल्कुल अड़ गया था कि वो तो एक जिन को अपने काबू में करके रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इस चीज़ का बिल्कुल मुताफिब हूँ। अल्लाह ने मुझे खूब मेहनत बख्शी, पर मैं चाहता हूँ कि एक जिन्नात मेरे काबू में हो और जो चीज़ें मैं अपनी ज़िंदगी में चाहता हूँ उसे कर पाऊँ। आप मुझे बस जिल्लाकशी कैसे करते हैं वो बता दें। उन्होंने उसे खूब समझाया कि ये इतना आसान नहीं होता। जिनको अल्लाह ने आग से बनाया है, और कहा जाता है कि आग से खेलना नहीं चाहिए। जिन इतने ताकतवर होते हैं कि वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, पर असलम मानने को तैयार नहीं था। जिन उसे चाहिए था और इसलिए वो लगातार 1 महीने से रोज मौलाना हजरत के मदरसे में आता और उनकी सेवा करता। ठीक है असलम, जब तुमने अपने जहन में ये बात बैठा ली है और तुम जिल्लाकशी करना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, पर उससे पहले मेरी बात सुन लो। जिन बहुत ताकतवर होते हैं और वो अपनी दुनिया में खुश हैं और हम अपनी दुनिया में खुश, तो हमें अपनी दुनिया में ही खुश रहना चाहिए। असलम अभी भी मानने को तैयार नहीं था, तो थक हार कर मौलाना हजरत बताते हैं, जिल्लाकशी करने का जो वक्त रहेगा वो 40 दिन का रहेगा। मैं तुमको जो जो बताऊं तुम्हें वो 40 दिन करना होगा। 5 वक्त नमाज पढ़नी होगी और मांस शराब को बिल्कुल छोड़ देना होगा। अपनी बीवी बच्चों से दूर या तो किसी कब्रिस्तान में या घर के किसी अकेले कोने में ये करना होगा। और हाँ, ये बात का ध्यान रखना, जिन कभी भी नहीं चाहेंगे कि तुम उन्हें अपने वश में करो, तो वो तुम्हारे जिल्लाकशी को तोड़ने के लिए हर मुकम्मल कोशिश करेंगे और ज़्यादातर तुम्हें ऐसे मंजर दिखाएंगे जो असल में वहां पर होंगे ही नहीं। और अगर गलती से भी तुम्हारा जिल्लाकशी टूट गया तो जिन तुम्हें उसकी सजा देंगे, और वो सजा होगी मौत। ये सुनकर भी असलम के माथे पर एक भी शिकन नहीं आया। उसे भरोसा था कि वो जिल्लाकशी कर लेगा। पहले तो तुम्हें बहुत सारे हिजार बना लेने हैं आयतल कुर्सी पढ़ते हुए, और फिर उसके सबसे छोटे गोले के अंदर बैठ जाना है। यह हिसार तुम्हें इस बुरी शक्तियों से बचा कर रखेगा। और फिर ऐसे करते करते मौलाना हजरत ने असलम को हर एक बात समझाई और जितने नियम थे वो भी अच्छे से समझा दिए। जब असलम को सब समझ आ गया तो उसने कहा, आपका शुक्रिया हजरत मियाँ, कल से जिल्लाकशी शुरू करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। इतना बोल असलम वहां से चला गया और मौलाना हजरत अल्लाह से असलम के लिए दुआ करने लगे। जैसे ही असलम अपने घर पहुंचा, उसने अपनी बीवी सानिया को कहा कि उसे एक बहुत जरूरी काम है, जिस वजह से वो 40 दिन उनके पुराने वाले घर में रहेगा। अपना सामान उठा वो सीधा अपने पुराने घर पहुंच गया, जहां पर कोई भी नहीं रहता था। उसके अम्मी अब्बू का बहुत साल पहले ही इंतकाल हो चुका था। एक कमरा साफ कर असलम हिसार बनाने लग गया, वो भी आयतल कुर्सी पढ़ते हुए। फिर वो सबसे छोटे गोले के अंदर बैठ गया और जैसा जैसा मौलाना हजरत ने कहा था वो वैसा वैसा करने लगा। जो जो नियम थे वो उसे अच्छे से पालन कर रहा था। वो 5 वक्त की नमाज भी अदा करता।
एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीते और ऐसे ही करते करते 13 दिन बीत गए। पर अभी भी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि उसका जिल्ला कशी अच्छे से हो रहा है। पर फिर भी वो अपने मन को संभाले सारी चीजें करता रहा कि फिर 15वें दिन उसे अपने आसपास से कुछ लोगों के फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। कभी कोई बच्चा उसे हंसता हुआ सुनाई देता, तो कभी कोई औरत रोती हुई, तो कभी एक भारी आवाज में कोई उसे कुछ कहता। असलम, अभी भी वक्त है, जिल्ला कशी छोड़ दो। असलम समझ गया था कि वो जो वजीफे पढ़ रहा है ये सब उसकी वजह से हो रहा है और अब चीजें शुरू हो चुकी हैं और अब 40 दिन पूरे होते ही उसके पास एक जिन होगा जो कि उसका गुलाम होगा। पर ये इतना आसान नहीं होने वाला था। अभी तो ये 15वां ही दिन पड़ा था और अभी बहुत से दिन ऐसे पड़े थे जो कि शायद असलम के लिए और भी ज्यादा भारी होने वाले थे। 16वें दिन असलम को किसी की आवाज सुनाई दी। तो जितनी कोशिश कर ले, हमें अपना गुलाम नहीं बना पाएगा और मारा भी जाएगा। तू नहीं जानता तू क्या कर रहा है। कमरे के किसी कोने से ये आवाज आ रही थी। असलम थोड़ा सा डरा, पर वो फिर से आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। ऐसे ही 2 दिन और बीते जब उसे उसकी पत्नी की आवाज आई। असलम, नूर की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है, आप जल्दी से आ जाइए। ये सुन असलम एकदम से खड़ा हुआ और वो बाहर निकलने ही वाला था कि हिसार के जब वो बिल्कुल कोने में पहुंचा तो उसने अपना दिमाग लगाया। जिन ऐसा मंजर भी दिखा सकते हैं जो असल में होगा ही नहीं। तो वो चुपचाप बैठा और जिल्ला कशी करने लगा। असलम को बार बार आवाज आ रही थी पर वो उन पर ध्यान नहीं दे रहा था। तभी किसी औरत के हंसने की आवाज आई जो बदल कर एक भारी आवाज में बदल गई। चालाक तो तुम हो असलम, पर तुम कब तक बचोगे? तुम्हारे सर को तुम्हारे जिस्म से अलग कर मैं तुम्हारा सारा खून पी जाऊंगा। तुम ये बात याद रखना। असलम के पसीने छूटने लगे। अब जिनको गुलाम बनाने से ज्यादा खुद की जान बचानी उसे जरूरी लग रही थी। एकदम से शांति हो गई कि धीरे धीरे धरती हिलने लगी। शायद भूकंप आ गया था। आसपास पड़ी सब चीजें हिलकर जमीन पर गिरने लगी। असलम को लगा उसे भागना चाहिए, पर वो भाग नहीं सकता था। वो वहीं पर बैठा रहा और खुद से बोलने लगा, जो भी मैं देख रहा हूं वो सच नहीं है। एकदम से सब शांत हुआ और फिर उसे वही हंसने की आवाज सुनाई दी। ऐसे ही 6 दिन और बीते। असलम का जिल्ला कशी तड़वाने की बार बार वो जिन कोशिश कर रहा था, पर असलम बिल्कुल पक्का मन बनाए बैठा था। उसे जिन को काबू में करना था। ऐसे ही 28वें दिन उसे कुछ जलने की बदबू आने लगी। उसने मुड़कर देखा तो घर में आग लग गई थी जो धीरे धीरे फैल रही थी। ये देख असलम बहुत डर गया क्योंकि उस आग की आंच उसे महसूस हो रही थी। वो भागने के लिए फिर से उठा और जैसे ही आगे बढ़ा उसे याद आया, अगर मैं बाहर जाऊंगा तो वो जिन मुझे मार देगा, नहीं जाऊंगा तो भी मर जाऊंगा। हो सकता है कि ये कोई फरेब हो। मेरे आगे कुआं है और पीछे खाई, दोनों तरीके से मौत लगी है तो मैं जलकर मरना मंजूर करूंगा। असलम बैठा रहा। धीरे धीरे वो आग बिल्कुल शांत हो गई। आग तो शांत हो गई थी पर अभी भी उसे गर्मी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी आग की भट्टी के पास बैठा है। तभी उसे भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। दरवाजा खुला। 8 फुट लंबा चौड़ा बिल्कुल कोरा एक शख्स उसके सामने आया। उसके लंबे लंबे बाल थे
और वो देखने में काफी सुंदर लग रहा था। वो हिसार के बाहर खड़ा हुआ और वहीं से बोला, मैंने सोचा नहीं था असलम कि तुम इतनी देर तक टिक पाओगे। मुझे काबू करने से पहले एक बार तुम मेरा रूप तो देख लो। असलम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे ये तो पता लग गया था कि ये कोई जिन है। तभी उस जिन की चमड़ी जलने लगी और उसके अंदर से एक काली परत बाहर आने लगी। आंखें उसकी पूरी काली हो गई और पुतलियां लाल। बालों में से आग की चिंगारियां निकलने लगी और हाथ पैर के पंजे बड़े हो गए। और तभी उसके दूसरे हाथ में एक दोधारी बड़ी सी तलवार आई। ये होता है कि जिन, तुम्हें क्या लगता है तुम हमें काबू कर पाओगे? अगर अभी मैं चाहूं तो इस तलवार से तुम्हें और तुम्हारे बीवी बच्चों को काट दूं और उनका सारा खून पी जाऊं। अब तुझे पता चलेगा कि जिन को काबू करने की कोशिश करना कितना बड़ा गुनाह है। मैं तुझे बताता हूं कि जिन की ताकत क्या होती है। इतना बोल जिन जोर जोर से हंसने लगा। असलम डर की वजह से किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। वो जिन गायब हो गया और फिर 3-4 दिन नहीं दिखा। ऐसे ही कुछ और दिन बीते और 40वां दिन शुरू हुआ। असलम मन ही मन काफी खुश हो रहा था। अब आखिरकार एक जिन उसके कब्जे में होगा। वो आयतल कुर्सी पढ़ रहा था कि इतने देर में उसे दरवाजा खटखटाने की आवाजें आने लगी। कोई उसके घर के दरवाजे पर था। एकदम से दरवाजा खुला और तेजी से अपने कदम आगे बढ़ाते हुए उसकी बीवी अंदर आई। असलम की बीवी की गोद में नूर था, जिसके गले से खून बह रहा था। असलम, असलम, ये देखो ना, नूर को क्या हो गया? असलम उठा और हिसार तोड़कर बाहर भागा। ये कैसे हुआ नूर को? कि तभी हंसने की आवाज आई। असलम की आंखें बड़ी हो गई। वो हिसार से बाहर आ चुका था। असलम की बीवी ने अपना रूप बदला और वो वही बड़ा जिन बन गया, जिसके हाथ में दोधारी तलवार थी। 45 दिन हो गए थे। असलम अब तक घर नहीं आया था, तो उसकी बीवी को चिंता होने लगी। जब वो अपने पुराने घर पहुंची और उसने दरवाजा खोला, तो जो उसने देखा उससे वो जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना सुन आस पड़ोस के लोग भी आ गए और वो मंजर देखकर वो हाय अल्लाह करने लगे। उस हिसार के बिल्कुल बीचों बीच असलम का कटा हुआ सर पड़ा था और वहीं दीवार पर उसका बाकी धड़ लटक रहा था और देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके शरीर में एक भी खून की बूंद नहीं बची। यह मंजर बहुत ही डरावना था। जब यह बात मौलाना हजरत को पता चली तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ। वो कहीं न कहीं खुद को भी कोसने लगे कि अगर वो चाहते तो उसे गलत नियम बता देते, पर अब जो होना था वो हो चुका था। अम्मी, मैं आ गया हूं, खाना लगा दो। असीम घर के अंदर आते हुए कहता है। उसकी आज एक डील थी क्लाइंट के साथ, तो वो उसे ही करके आया था। असीम मुरादाबाद में रहता था और एक प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था। उसने अपने काम में काफी तरक्की पाई थी। वो अपने अम्मी अब्बू का इकलौता बेटा था और उसकी एक बहन थी नाजिया, जो अभी कॉलेज में थी। बंटवारा होने की वजह से उनका घर 2 हिस्सों में बट गया था, जिसमें एक जगह असीम और उसका परिवार रहता था और दूसरी तरफ असीम के चाचा चाची और उन दोनों का बेटा आतिफ। हालांकि बंटवारा हो गया था, पर फिर भी उन सब में बोलचाल थी
वो एक दूसरे के घर आया जाया करते थे। आसिम आजा, खाना लगा दिया है। खाने की प्लेट में बिरयानी निकालते हुए उसकी अम्मी बोली। अपने रूम से निकलकर आसिम आया और बैठकर बिरयानी खाने लगा। एक तस्वीर आसिम की ओर करते हुए उसकी अम्मी ने कहा, आसिम ये देखो, सानिया सोच रहे हैं तुम्हारा निकाह इससे करवा दें। अब तुम्हारी उम्र हो गई है और सेटल भी हो गए हो, तो कर लो ना निकाह। बिना उस तस्वीर को देखे ही असीम बोला, अम्मी अभी मुझे निकाह के लिए मत कहो, पहले अच्छा सा घर ले लें फिर कर लेंगे निकाह। असीम के अब्बू एक पियून थे, तो उन्हें पैसों की तंगी हमेशा से रही थी। पर जब से असीम ने यह प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू किया था, तब से उस पर अल्लाह की मेहरत हो गई थी। वो इस काम में लगातार तरक्कियां पाता रहा। असीम बिरयानी खा ही रहा था कि अचानक से उसे लगा कि उसके मुंह में कुछ चल रहा है। उसने प्लेट की ओर देखा तो उसकी रूह कांप गई। उस प्लेट में चावल की जगह अब कीड़े दिखाई दे रहे थे, जो एकाएक कर उसमें पड़े मीट के टुकड़े खा रहे थे। और अब असीम को अपने मुंह के अंदर भी एक दर्द सा होने लगा था, जैसे वो कीड़े उसके मुंह के अंदर हैं और उसे खा रहे हैं। असीम चिल्लाते हुए भागा और बाथरूम में जाकर गागल करने लगा। पीछे पीछे उसकी अम्मी आई। असीम क्या हुआ, सब खैरियत? अम्मी ये कैसी बिरयानी बनाई है आपने, चावलों की जगह कीड़े हैं उसमें। असीम चिल्लाते हुए बोला, पर असीम उनमें कोई भी कीड़े नहीं हैं, मैंने उन्हें अच्छे से साफ किया था। अम्मी ने कहा। असीम ने दोबारा से जाकर प्लेट को देखा। अब उसके अंदर बस चावल थे और मीट के टुकड़े, जैसे कि हर बिरयानी में होते हैं। अम्मी मैंने अपनी आंखों से देखा है, इन चावलों की जगह इसमें कीड़े थे और वो मीट के टुकड़ों को खा रहे थे। असीम ने कहा। असीम लगता है तू बहुत ज्यादा थक गया है, तुम अपने कमरे में आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूं। असीम जाकर अपने बेड पर लेट गया और सोचने लगा कि उसके साथ आखिरकार क्या हो रहा है। अभी वो लेटा ही था कि उसे अपने बेड के नीचे से आवाजें आने लगी। ये कैसी आवाज है, चूहा है क्या कोई? असीम उठा और उसने झुककर नीचे देखा तो उसके बेड के नीचे उस अंधेरे कोने से दो लाल सुर्ख आंखें उसे देख रही थी। एक झटके में वो आंखें अंधेरे से निकलकर बेड से बाहर आई और असीम के ऊपर चढ़ गई। वो आंखें एक औरत की थी, जिसके लंबे लंबे बाल थे और तीखे दांत थे। उसने अपनी लंबी जबान बाहर निकाली, जिस पर उर्दू में कुछ लिखा हुआ था। ये देख असीम जोर जोर से चिल्लाने लगा। भागते हुए असीम की अम्मी आई। असीम, असीम उठो, क्या हुआ तुम्हें? एक झटके से असीम उठा और यहां वहां देखने लगा। वो अभी भी अपने बेड पर लेटा था। सपना था ये, हाय अल्लाह कितना डरावना सपना था। इतने में अजान शुरू हो गई और वो दोनों चुप हो गए। पर असीम कुछ अलग अलग तरह के बर्ताव कर रहा था। वो बार बार अपना हाथ बेड पर पटक रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, पर बोल नहीं पा रहा। उसकी अम्मी परेशान होने लगी कि तभी अजान पूरी हो गई और उन्होंने पूछा, असीम क्या हुआ तुझे, तू ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूं, मैं बस एक डरावना सपना आ गया था। असीम ने अपना सर पकड़ते हुए कहा। डरावना सपना? तुम नमाज तो पढ़ रहे हो ना वक्त से? उसकी अम्मी ने पूछा। हाँ अम्मी, हो सकता है ऐसे ही आ गया होगा, आप जाकर अपना काम कर लो, मैं आराम कर लेता हूं।
इतना बोल आसिम लेट गया और उसकी अम्मी चली गई। आसिम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसे डरावने सपने उसे कभी भी नहीं आए थे। वो बस लेटा हुआ था कि इतनी देर में उसे एक बिल्ली की आवाज आई। एक काले रंग की बिल्ली उसके कमरे के खिड़की पर आई और खुद को चाटते हुए साफ करने लगी। आसिम उसे देख रहा था। अक्सर उनके घर में बिल्लियां आती रहती थी, पर यह पहली बार था कि कोई काले रंग की बिल्ली उनके घर आई थी। वो खुद को ऐसे ही चाट रही थी कि तभी उसने आसिम की ओर एकदम से देखा और अपनी जीभ बाहर निकाली। आसिम ने गौर से देखा तो उसकी जीभ पर वही उर्दू में लिखा हुआ था जो उस औरत की जीभ पर लिखा था। आसिम कुछ समझ पाता कि इससे पहले किसी ने आसिम का गला दबाया, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत ताकतवर चीज उसका गला दबा रही है, पर वो आसिम को दिखाई नहीं दे रही थी। आसिम यहां वहां हाथ पटकने लगा, पर कुछ भी नहीं हो रहा था। वो तड़प रहा था कि तभी आसिम की अम्मी उसके लिए चाय लेकर आई और उन्होंने जैसे ही आसिम को इस हालत में देखा, उनके हाथ से चाय का गिलास छूटा। वो भागकर आसिम के पास आई। उन्होंने आसिम के सर पर हाथ रखा और नमाज पढ़नी शुरू करी। थोड़ी ही देर बाद आसिम पहले जैसा हो गया। हाँफते हुए वो अपनी अम्मी को सारी बात बताने लगा। उसने उस काली बिल्ली के बारे में भी बताया, जिस पर उसकी अम्मी उठी और उन्होंने खिड़की के पास जाकर देखा तो खिड़की के बाहर एक काले रंग की बिल्ली मरी हुई पड़ी थी, जिसे देखकर वो डर गईं। उन्हें समझ आ गया कि यहां कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई और सीधा आसिम को लेकर एक नामचीन मौलाना के पास पहुंचे। आसिम की अम्मी ने उन मौलाना को सारी बात बताई। फिर उन मौलाना ने आसिम को देखा और एक कागज निकाला। आसिम का हाथ उस कागज पर रखवाया और उसकी उंगलियों का एक फेरा बनाया और उस कागज को अच्छे से देखने लगे और फिर बोले, इस पर किसी ने नियादी करवाई है। नियादी? ये क्या होता है? आसिम ने हैरान होते हुए पूछा। नियादी एक चीज होती है जो किसी को मारने के लिए की जाती है और तुम पर किसी ने नियादी करवाई है, और ये करवाई बस 1-2 दिन ही हुआ है। वो मौलाना उन्हें सब समझाते हैं। पर ये किसने करवाया और कैसे? उसकी अम्मी ने पूछा, जिस पर वो कहते हैं, ये कराया किसने है वो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। ये कराने के लिए कोई ऐसी चीज लगती है जिसे वो ज्यादा इस्तेमाल करता हो या उसके पास हो, जैसे कपड़े हो गए, कंघी हो गई जिसमें बाल होते हैं, ऐसी चीजें। वो दोनों सोचने लगे क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उनके घर बहुत से लोग आए थे, तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि किसने ये करवाया होगा। तभी उन मौलाना ने एक ताबीज बनाया और 2 पुड़िया जैसे दिखने वाली कोई चीज आसिम को दी और कहा, ये ताबीज बांध लेना और इस पुड़िया में जो भी है इसे पानी में मिलाकर पी लेना, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और अगर आप चाहते हो कि जिसने आसिम पर यह नियादी करवाई हो उसे इसकी सजा मिले, तो मैं इसे पलट जरूर सकता हूं। इसे पलटने से क्या होगा कि जो वो आसिम के साथ करवाना चाहते थे वो उनके साथ हो जाएगा। जिस पर आसिम की अम्मी ने कहा, हाँ ये सही है, आप ये कर दो, क्योंकि जो मेरे बेटे को मारना चाहता है उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। वो मौलाना उन्हें जाने को कहते हैं और पूरी रात बैठकर वो अपने जो भी इल्म है उन्हें करते हैं। अब आसिम को वो सब चीजें दिखने बंद हो गई, पर उसके मन में ये बात घूम रही थी कि उसे कौन मरवाना चाहता है और क्यों, क्योंकि उसने किसी के साथ भी कभी कुछ बुरा नहीं किया था। खैर, अगले दिन आसिम और उसकी अम्मी उसी मौलाना के पास पहुंचे
जहां वो मौलाना कहते हैं, अब आप परेशान मत हो, असीम को कुछ भी नहीं होगा, और जिसने भी इस पर नियादी करवाई है तो उसकी नियादी मैंने पलट दी है। कुछ ही दिनों में आपको पता चल जाएगा कि ये किसने करवाया है। और जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही हुआ। ये सब होने के चौथे दिन अचानक आसिम और उसके अम्मी अब्बू को किसी के रोने की आवाज सुनाई थी, और यह आवाज आसिम के चाची और चाचू की थी। वो भागकर उसके घर गए तो देखा असीम के चचेरे भाई आतिफ की मौत हो चुकी है, और मौत की कोई वजह पता नहीं चल रही थी। बस उसकी जीभ बाहर थी जिस पर उर्दू में कुछ लिखा हुआ था। जब उसे आसिम ने देखा तो उसे याद आया कि ये वही है जो उस औरत और उस बिल्ली के जीभ पर लिखा हुआ था। ये सब देखकर आसिम और उसकी अम्मी समझ गई कि ये सब चीजें किसने करवाई थी। उन्होंने वहीं सीधी बात करी और सबको ये बात बता दी, जहां पता चला कि आसिम के चाचू को ये सब बात पता ही नहीं थी। आसिम की चाची ने ये सब अकेले ही करवाया था। दरअसल उन्हें आसिम से काफी जलन होती थी क्योंकि वो सेटल हो गया था और उसकी काफी तारीफें होती थी। वहीं उनका बेटा आतिफ एक नंबर का निकम्मा था, और जिस लड़की से वो आतिफ का निकाह करवाना चाहती थी उसका रिश्ता आसिम को चला गया था। उन्होंने किसी मौलाना से मिलकर नियादी करवाई। नाजिया अपने शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को निहारते हुए सज रही थी। आज उसके अपने दूर के कजन आसिम के निकाह के लिए जाना था। ओहो नाजिया, और कितना वक्त, तेरे अब्बू बाहर इंतजार कर रहे हैं। हाय अल्लाह, ये तो क्या कर रही है? तू इतना सज क्यों रही है? और तूने इत्र भी लगाया है? नाजिया, रात का समय हो रहा है, हमें जंगल से होते हुए जाना है, और एक तो इस लड़की ने अपने बाल भी खुले कर रखे हैं। क्या करूं मैं तेरा? चल जल्दी से अपना सर ढक ले। नाजिया की अम्मी अंदर आते हुए कहती हैं, अम्मी बस भी करो ना, आप भी ना पता नहीं क्या क्या कहते रहते हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता। और आपको क्या लगता है मैं आसिम के निकाह में ऐसे ही चली जाऊंगी? आप तो चाहते हो कि मैं बुर्का ही पहन लूं। नाजिया ने शिकायत करते हुए कहा, नहीं नाजिया, पर अपने बाल तो बांध लो या चुन्नी ले लो। एक तो तुमने इत्र लगा लिया है, तुम्हें पता नहीं है कि इत्र बुरी शक्तियों को अपने पास खींचता है, और एक तो तुम इतनी सुंदर लग रही हो इसमें। तुम मेरी बात को समझा करो। उसकी अम्मी समझाती हैं, पर नाजिया कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। वो एक साइंस की स्टूडेंट थी, और ये नज़र लगना, भूत, बाल खुले करके जाने से कुछ बुरा होता है, इन सब में वो बिल्कुल भी नहीं मानती थी। और वो बाकियों को भी समझाती थी कि ये सब बेकार की बातें हैं। पर खैर, उनकी पीढ़ियों में काफ़ी फर्क था। उसके अम्मी अब्बू पुराने ज़माने के थे और उनकी सोच भी पुराने ज़माने की थी, और वही नाजिया एक पढ़ी लिखी लड़की थी। नाजिया की छोटी बहन समीरा अंदर आती है, जिसने अपना सर ढका हुआ था और कोई इत्र भी नहीं लगाया था। वो भी नाजिया को समझाती है, तो नाजिया गुस्से होकर घर से बाहर निकलती है, जहां उसका बड़ा भाई आदिम और उसके अब्बू खड़े थे। अब्बू देखिए ना, आपकी बेटी आज कितनी सुंदर लग रही है, पर अम्मी और समीरा कह रही हैं कि मैं अपने बाल ढक लूं और सिंपल बन के चलूं। अब्बू, असीम का निकाह है, और आप तो ये जानते हो ना कि वो मेरे कितने नज़दीक है, और आप चाहते हो कि मैं ऐसे सिंपल बन के जाऊं? नाजिया ने कहा। इतनी देर में उसकी अम्मी और समीरा भी आ गई, जिस पर नाजिया के अब्बू समझाते हुए कहते हैं, अरे बेगम साहिबा, कुछ नहीं होगा। हमने कौन सा पैदल जाना है, हमने तो कार में जाना है, और रात का समय है, कोई नजर नहीं लगाएगा। तुम ज्यादा मत सोचो, और चलो बैठो जल्दी से, देर हो रही है हमें। नाजिया, समीरा और उनकी अम्मी पीछे वाली सीट पर बैठ गए, अब्बू आगे वाली सीट पर और आदिम ड्राइविंग सीट पर। वो सब वहां से निकल पड़े। अंधेरा काफी हो चुका था
और उन्हें दूर जाना था। ऐसे ही वो आगे बढ़ते जा रहे थे कि वो जंगल वाला इलाका शुरू हो गया। आदिम ने सबको कार के दरवाजे अंदर से लॉक करने को कहा। सबको थोड़ा सा डर लग रहा था, पर वही नाजिया बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। चांद आज पूरा था और उसकी चांदनी से रोशनी ठीक ठाक थी। हालांकि उनके कार के शीशे बंद थे, पर फिर भी बाहर से उनको जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। अभी तो वो आधे रास्ते पर पहुंचे ही थे कि अचानक से कार बंद हो गई। आदिम, ये कार को क्या हो गया? ये अचानक से यहां बंद कैसे हो गई? अम्मी ने पूछा। अरे अम्मी, कार में कोई मसला हो गया होगा। आप बिना ज्यादा चिंता कर रहे हो, रुको मैं भी सही कर देता हूं। आदिम कार से उतरा और बोनट खोलकर चेक करने लगा। नाजिया बाहर की ओर देख रही थी कि तभी उसे ऐसा लगा कि जंगल से उसे कोई देख रहा है। वो अपने भाई के लिए परेशान हुई और खैरियत पूछने के लिए कार से नीचे उतरी। उसकी अम्मी उसे रोकती है, पर वो सुनती नहीं और सीधा आदिम के पास पहुंचती है। भाईजान, सब खैरियत तो है ना? वो मुझे ऐसा लग रहा है कि जंगल से हमें कोई देख रहा है। आदिम ने जंगल की ओर देखा और कहा, नाजिया तुम कार में जाकर बैठो, हो सकता है कोई जानवर हो। कार ठीक हो चुकी है, बस चलो निकलते हैं। नाजिया जल्दी से अंदर आकर बैठ गई और उसने दरवाजा लॉक कर दिया। आदिम आके अंदर बैठा और कार स्टार्ट हो गई। वो सब आगे बढ़े, पर अब एक बात अजीब थी। नाजिया को बार बार ऐसा लग रहा था कि उसे कोई लगातार घूरे जा रहा है। उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई। वो निकाह में पहुंचे, सब कुछ सही से हो गया और अगले दिन वो अपने घर वापस आ गए। पर वापस आते ही नाजिया अलग सा बर्ताव करने लगी। सबको लगा कि शायद ये थकान की वजह से होगा। खैर, रात को उसके अब्बू पानी पीने के लिए उठे, तभी उन्हें नाजिया के कमरे से किसी के कुछ कहने की आवाज आई। ये आवाज सुनने में किसी मर्द की लग रही थी और उसकी भाषा अरेबिक थी। पर हैरान करने वाली बात यह थी कि उसके पूरे परिवार में किसी को भी इतने अच्छे तरीके से अरेबिक नहीं आती थी। उन्होंने नाजिया के कमरे का दरवाजा खटखटाया, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। वो जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगे, जिस पर घर के बाकी लोग भी वहां आ गए और वो उनसे पूछने लगे कितनी रात को वो नाजिया के कमरे का दरवाजा क्यों खटखटा रहे हैं, जिस पर उन्होंने सारी बात बताई। सब परेशान हो गए। आदिम आगे बढ़ा और उसने दरवाजा तोड़ दिया। वो सब भागकर अंदर आए और अंदर आते ही उन्हें एक अलग सी तपश का एहसास हुआ, एक गरमाइश जो कि अलग सा आभास दे रही थी। आदिम ने लाइट ऑन करी और जो उन्होंने देखा वो सब उससे हैरान हो गए। नाजिया जमीन पर लेटी हुई थी और उसका पूरा शरीर अकड़ा हुआ था। हाथ उसके पीछे थे और पैर मुड़े हुए थे। वो अभी भी अपनी गर्दन टेढ़ी कर रही थी। उसने उनकी तरफ देखा और नाजिया के अब्बू से कहा, अहमद कुरैशी, मुझे तुम्हारी बेटी पसंद आ गई है और मैं इसके साथ निकाह करके इसे अपने साथ लेकर जाना चाहता हूं और इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे, सफलता, जमीन सब दूंगा। प्यार से मान जाओ, वरना जबरदस्ती तो मैं इसे ले ही जाऊंगा। ये आवाज मर्दाना थी, जिससे सब डर गए। आदिम आगे बढ़ा और उसने नाजिया का हाथ पकड़ा कि नाजिया ने आदिम का गला पकड़ा और उसे हवा में उठा दिया। अचानक से नाजिया में इतनी ताकत कैसे आ गई, ये सब सोच रहे थे। आदिम का दम घुटने लगा।
कि तभी नाजिया के अब्बू समझ गई कि यहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने नमाज की आयतें पढ़नी शुरू करी, जिससे नाजिया एकदम से बेहोश हो गई और आदिम जमीन पर गिर गया। अब सब समझ गए थे कि नाजिया के ऊपर कोई ऊपरी साया है और वो नाजिया को अपने साथ लेकर जाना चाहता है। मैंने कहा था इत्र मत लगा और बाल खुले मत रख, पर ये मेरी बात मानती ही नहीं। देखा, हो गया ना वो जिसका डर था, उसकी अम्मी ने कहा। जिस पर उसके अब्बू कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं एक मौलाना को जानता हूं, कल सुबह मैं उनको लेकर आऊंगा। और होता भी कुछ ऐसा है। अगले दिन की सुबह होती है, वो एक मौलाना को लेकर आते हैं। नाजिया अंदर सोफे पर बैठी हुई थी कि तभी वो मौलाना अंदर आए। उन मौलाना के अंदर आते ही नाजिया को गुस्सा आया। वो खड़ी हुई और भागकर उस मौलाना के पास आई और बोली, मौलाना हजरत मुल्ला खान, नाजिया को मुझसे दूर करने आया तू। बताऊं क्या तेरे बारे में? अगर मैंने तेरे बारे में इन्हें सब कुछ बता दिया ना, तो तेरी करतूतें जानकर ये तुझे इस घर से निकाल देंगे। इतना बोल वो जोर जोर से हंसने लगी कि मौलाना ने अपने झोले से राख निकाली और उसके चेहरे पर फूंक दी और एक आयत पढ़ी और कहा, मुझे नहीं पता कि तू कौन है जिन्नात, तू क्या मेरे बारे में कुछ बताएगा? मैं अभी तेरा खेल खत्म कर देता हूं। इतनी देर में राख हट गई और नाजिया हंसते हुए बोली, तू मेरा खेल खत्म करेगा? तूने सच कहा, मैं जिन्नात हूं, पर तू ये भूल रहा है कि मैं कौन से वाला जिन्नात हूं। जरा अच्छे से मेरी आंखों में देख। नाजिया ने अपनी आंखें बड़ी करी और जब मौलाना ने उन आंखों के अंदर देखा तो उसके अंदर एक दहशत भर गई। वो सीधा बाहर की ओर भागा, जिस पर नाजिया के अब्बू उसके पीछे पीछे गए। अरे मौलाना, कहां जा रहे हैं आप? मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, ये जिन कोई आम जिन नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। पर हां, आप मौलाना नुसरत अली के पास जाइए, वो जरूर कुछ कर पाएंगे। और इतना बोल वो वहां से चले गए। बस फिर क्या था, वो मौलाना नुसरत अली को लेकर आए। उन मौलाना ने अंदर आते ही उस जिन को ललकारा और आयतें पढ़नी शुरू करी। नाजिया सीधा उनके सामने पहुंची। इससे पहले वो कुछ बोल पाती, उन मौलाना ने राख ली और नाजिया के चेहरे पर फूकी, जिससे वो बेहोश हो गई। उन्होंने अपने झोले से 4 कीलें निकाली और आयतें पढ़ते हुए घर के चारों तरफ गाड़ दी और एक ताबीज देते हुए उसके अब्बू से कहा कि अब कुछ भी नहीं होगा, बस आप इन कीलों को निकालिएगा नहीं और नाजिया से कहना कि ताबीज को बांधे रखे। खैर, उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर आज भी वो जिन उस जंगल में है और आती जाती ऐसी खुशबुओं का पीछा करता है जो उसे अपनी तरफ खींचती है। सिमरन पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी, जहां पर उसकी मां बार बार उसे बुलाने आ रही थी। जल्दी कर सिमरन, लेट हो रहा है, तेरे पापा और तेरा भाई बाहर वेट कर रहे हैं कब से। कि तभी उसकी मां ने सिमरन के बालों को देखा और कहा, तूने बाल क्यों खुले रखे हैं? बांध इसे। रात का समय है, तुझे पता नहीं है क्या? ऐसे बाल को खोलकर बाहर नहीं निकला जाता, भूत प्रेत लग जाते हैं। और परफ्यूम कितना मारा तूने? हे भगवान, कुछ नहीं होगा इस लड़की का। देख, या तो बाल ढक ले या बाल बांध ले और चल। जिस पर मुंह बनाते हुए सिमरन कहती है, ना मम्मी, ये सब फैशन है और ये सब आपके ज़माने की बातें हैं। इन बातों को आप अपने पास रखो। मैं आज की लड़की हूँ, पिछले ज़माने की नारी नहीं। चलो अब। माथे पर हाथ मार उसकी माँ उसके पीछे पीछे जाने लगी। आज उन्हें सिमरन के कज़न की मैरिज पार्टी में जाना था, यानी कि रिसेप्शन में, और उसके लिए सिमरन काफ़ी एक्साइटेड थी।
वो सब निकलते हैं। रात के यहीं 9:30 हो रहे थे और उन्हें एक जंगली इलाके से जाना था और उसकी वजह से सिमरन की माँ काफ़ी डरी हुई थी। कार में वो आगे वाली सीट पर बैठी जहाँ सिमरन के पापा कार ड्राइव कर रहे थे और सिमरन और उसका बड़ा भाई अविनाश पिछली सीट पर बैठे हुए थे। जंगल वाला रास्ता था तो वो कार को काफ़ी स्पीड में चला रहे थे कि अचानक से कार बंद हो गई, जिस पर सिमरन की माँ पैनिक होने लगी। अरे मम्मी चिंता मत करो, गाड़ी गर्म हो गई होगी, मैं अभी पानी डाल देता हूँ। इतना बोल अविनाश ने दरवाज़ा खोला और पानी की बोतल ले आगे की ओर जाने लगा। तभी सिमरन भी उतर गई, जिस पर उसकी माँ उसे रोकती है, पर वो सुनने को तैयार ही नहीं थी। अरे मत जा बाहर, ये लड़की तो सुनती नहीं है कुछ। पर देर हो चुकी थी। सिमरन को अचानक से जंगल की तरफ से ऐसा लगा कि कोई उसको घूर कर देख रहा है। उसने गौर से देखा, अंधेरा काफी था तो कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, पर दो लाल आंखें वो देख पा रही थी। वो एकदम से डरी और गाड़ी में जाकर बैठ गई। पापा गाड़ी स्टार्ट करो, अविनाश बोला। उसके पापा ने ठीक वैसा ही किया और कार स्टार्ट हो गई। कार स्टार्ट हो गई तो वहां से निकल गई। उस पार्टी में सबने बहुत एंजॉय किया और सिमरन भी उस जंगल की बात को भूल गई। पर ना जाने उसे ऐसा लग रहा था कि उसे कोई देख रहा है, लगातार देख रहा है। पर जब भी वो अपने आसपास देखती तो वहां पर कोई ना होता। बात तो अजीब थी, सिर्फ अजीब नहीं, काफी अजीब। रात के समय ही वो सब निकल गए घर जाने के लिए, पर रास्ते भर में सिमरन सोती रही कि तभी उसे ऐसा लगा कि उसके गालों को किसी ने छुआ। वो एकदम से चौंक कर उठी। उसके बगल में अविनाश बैठा हुआ था जो बाहर की ओर देख रहा था। उसे लगा शायद उसके भाई ने मजाक किया होगा तो वापस से सो गई। पर अब उसे उसका शरीर काफी भारी भारी लगने लगा। घर आते ही सब सोने के लिए चले जाते क्योंकि सब थके हुए थे। कुछ दिन ऐसे ही बीते। सिमरन ने अब नोटिस करना शुरू किया कि जब से वो उस जगह से आई है उसके साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। कोई ना कोई है जो उसे एकटक देखता रहता है, खासकर तब जब वो नहाती है। उसके सोते हुए कोई उसे छूता है और उसका छूना सिमरन को अब अनकंफर्टेबल कर रहा था। सिमरन काफी परेशान रहने लगी। उसकी सुंदरता, उसका निखार सब ढल पड़ने लगा। सिमरन डरी डरी रहने लगी। अचानक से उसके बर्ताव में आया बदलाव सबके लिए चिंता का कारण था। उसकी मम्मी को शक होने लगा कि शायद उसके साथ कोई आत्मा आ गई है, पर उसके घर वाले इन सब चीजों में मानते नहीं थे। खैर कुछ दिन और बीते और अब सिमरन की तबीयत खराब रहने लगी। ऐसे ही एक दिन वो खुद के लिए काढ़ा बना रही थी जब उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। ये प्रेजेंस वो बहुत दिनों से फील कर रही थी, पर आज ये प्रेजेंस पहले से स्ट्रांग थी। उसने देखा तो दीवार पर एक शैडो बन रही थी। तुरंत सिमरन पलटी तो उसकी सांसें तेज हो गई। उसके सामने एक 8 फुट लंबा जिन खड़ा था जिसके 2 बड़े बड़े सींग थे और लाल आंखें थी, ठीक वैसी जैसे उसने उस जंगल में देखी थी। वो बस सिमरन को देख रहा था। सिमरन पीछे की ओर होने लगी, पर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वो थोड़ी आगे आया और बोला, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ। तुम बहुत सुंदर हो और मैं तुम्हें ले जाऊंगा। देखो, प्यार से मान जाओ और मेरी हो जाओ, वरना जिद पर तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो अजीब तरह से मुस्कुराने लगा, जिस पर सिमरन जोर से चीखी। वो जिन गायब हो गया। उसकी चीख सुनकर सारे घर वाले भागते हुए आए। उन्होंने सिमरन को संभाला। सिमरन रोते रोते उन्हें सब कुछ बताती है। कहा था ना तुझे, बाल खुले मत रख, मत लगा रात को परफ्यूम, पर तू कहाँ मेरी सुनती है।
अब देखो क्या हो गया। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? सुनो अविनाश, पंडित जी को बुलाकर लेकर आओ। जिस पर अविनाश कहता है, नहीं मम्मी, ये जिन है, हमें किसी मौलाना को बुलाना पड़ेगा। बात तो सही थी अविनाश की। तभी सिमरन जोर जोर से कांपने लगी। अविनाश ने उसे थामना चाहा तो उसने अविनाश को दूर फेंका। सिमरन के अंदर काफी ताकत आ गई थी। तुम्हें क्या लगता है मौलाना मुझे रोक सकता है? मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। मुझे लड़की पसंद आ गई है और मैं इसे लेकर जा रहा हूं, ठीक है? उतनी देर में सिमरन के पापा बगल के घर से पीर बाबा की राख लेकर आए और उन्होंने उसे सिमरन के माथे पर लगाया, जिससे वो एकदम बेहोश हो गई। सिमरन के पड़ोसी इन सब चीज़ों के बारे में जानते थे। उन्होंने उनको एक मौलाना से मिलवाया। मौलाना से सारी बात हुई तो उनके घर आए। घर आते ही उन्हें सेंस हो गया कि इस घर में जिन्नात तो है। सामने सिमरन बैठी हुई थी। बाबा जी, यही है वो, इसके अंदर। अभी सिमरन के पापा इतना बोलकर हटे थे कि एकदम से मौलाना ने उन्हें शांत रहने को कहा और कुछ बदबदाने लगे। वो आयतें पढ़ रहे थे, जिससे सिमरन एकदम से फिर से वैसे ही कांपने लगी। एक काम करिए, 4 लोहे की कील लेकर आइए। इतनी देर में सिमरन बोली, मैं इसे लेकर जाऊंगा और मुझे तू क्या, कोई भी नहीं रोक सकता। जिस पर मौलाना तेजी से आयतें पढ़ने लगे। तब तक अविनाश 4 कील लेकर आया। सिमरन जैसे ही काबू से बाहर हुई, सिमरन को बांधा गया। मौलाना ने उसे ताबीज बांधा, राख लगाई और पूरे घर में लोबान का धुआं किया। आखिर में आयतें पढ़ते पढ़ते उन्होंने 4 कीलें घर के चारों कोनों में गाड़ी और उस घर को बांध दिया। अब यहां पर कोई भी जिन नहीं आएगा, पर हाँ, यहां पर नहीं आएगा पर बाहर आ सकता है। तो सिमरन को मैंने ताबीज बांध दिया है, उसे कहिएगा कि हमेशा ताबीज बांध कर रखे। बाकी अब सब कुछ ठीक है। सबने उनका धन्यवाद किया और कुछ दिन बाद ही सिमरन में फर्क दिखने लगा। उसका वो डल चेहरा फिर से चमकने लगा और वह इन सब चीजों को बुरा सपना मानकर भूलने लगी। पर तब तक, जब तक ये ताबीज उसके पास है, अगर